हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मोशन से रिलेटेड कुछ ट्रिकी, इंटरेस्टिंग और इजी न्यूमेरिकल्स। इन न्यूमेरिकल्स को समझेंगे और इनके आधार पर आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके लिए काफ़ी इजी होंगे। कुछ ग्राफ से रिलेटेड इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं लीनियर मोशन के हैं और कुछ वर्टिकल मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं। आपके व्हाइट बोर्ड पर न्यूमेरिकल्स को लिखा गया है, लेकिन सबसे पहले समझना है क्वेश्चंस क्या हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखे हुए हैं। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्वेश्चन समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, एच ऊंचाई की कोई मीनार है ए बी। एच ऊंचाई पर कोई पिंड है जिसको यू वेग से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। ये अपनी मैक्सिमम हाइट प्राप्त करेगा और उसके बाद क्या होगा, फिर नीचे की ओर आकर धरातल से यह टकराएगा, जमीन पर आएगा। तो इसके द्वारा जब इसे यू वेग से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो t1 समय लिया जाता है। जब उसी वेग से यू वेग से जब नीचे की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो इसके द्वारा लिया गया समय है t2। अब थर्ड कंडीशन ये है कि अब उसी एच ऊंचाई से इसे फ्री फॉलिंग कंडीशन में छोड़ दिया जाता है। उस समय इसके द्वारा लिया गया समय है t। तो यू हैव टू प्रूव दैट t इज इक्वल टू अंडर रूट t1 इंटू t2। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन आप समझ गए हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आरंभ करते हैं। अब देखिए, काफी इजी है। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है, एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वर्टिकली मोशंस के जब भी आप सवाल करेंगे, कि जब भी धरातल से किसी भी पिंड को यू वेग से वर्टिकली अपवर्ड उसे प्रक्षेपित किया जाएगा तो जी को आप नेगेटिव लेंगे। जी को क्या लेंगे? नेगेटिव। यानी हाफ जी टी स्क्वायर जो पद है ये नेगेटिव रहेगा, आप इसको आप नेगेटिव रखेंगे। लेकिन जब भी किसी पिंड को एच ऊंचाई से वर्टिकली अपवर्ड उसे थ्रो किया जाएगा तो तब जो यूटी पद है इसको आप नेगेटिव लेंगे। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। एच ऊंचाई का जो फॉर्मूला है एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से। एच जब इसको यू वेग से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है तो एच इक्वल टू कितना टाइम लिया जा रहा है? t1। तो माइनस के यू t1 प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको यू वेग से वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया जा रहा है, तब ये इसी समीकरण से क्या होगा? एच इक्वल टू यू t2। तो समय कितना ले रहा है? t2, यू t2 प्लस हाफ जी t2 स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। अब इसे फ्री फॉलिंग कंडीशन के अंतर्गत इसको ऐसे एच ऊंचाई से इसको ऐसे छोड़ दिया जाता है। तो एच इक्वल टू हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। ये समय दिया जा रहा है t, लेकिन फ्री फॉलिंग कंडीशन में जो इनिशियल वेलोसिटी है u वो कितनी है? 0। तो एच इक्वल टू क्या आएगा? हाफ जी, और फ्री फॉलिंग कंडीशन में जो समय लिया जा रहा है वो t लिया जा रहा है, हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या करते हैं, इसमें t2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें t1 का मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं दोनों को। इक्वेशन समीकरण 1 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? t2 का मल्टीप्लाई इसमें इसलिए कर रहे हैं, इसमें t2 का इसमें t1 का, क्योंकि ये u t1 t2 हो जाएगा और ये u t2 t1, ये दोनों पद सेम हो जाएंगे और जोड़ेंगे तो ये जो पद है कट जाएंगे और इक्वेशन आगे के लिए इजी हो जाएगा। तो समीकरण 1 में हम t2 से मल्टीप्लाई करते हैं और समीकरण इक्वेशन सेकंड में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? t1 से। करने के बाद क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं जोड़ने पर।
इसमें आप T2 का मल्टीप्लाई करोगे तो H T2 और इसमें मल्टीप्लाई होगा T1 का तो प्लस H T1 इज इक्वल टू माइनस U T1 T2 और इसमें ये क्या है, ये वाला माइनस U T1 प्लस हाफ G T1 स्क्वायर, इसमें T2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पद हो जाएगा प्लस हाफ G T1 स्क्वायर इंटू T2। इस पद में जो सेकंड इक्वेशन है इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, T2 का, T1 का, तो ये हो जाएगा प्लस U T2 T1 U T2 T1 और इसमें T1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हाफ G T2 स्क्वायर T1। अब देखिए ये दो पद हैं U T1 T2 U T1 T2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आपस में कट गए, यहां से हमने H कॉमन ले लिया, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू, इन दोनों पदों में हाफ G T1 T2 कॉमन आ रहा है, हाफ G T1 T2, हाफ G T1 T2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में यहां T1 रह गया प्लस इधर T2, T1 प्लस T2 T1 प्लस T2 ये कैंसिल हो गए, यहां से H इक्वल टू आ गया, H इक्वल टू हाफ G T1 T2, हाफ G T1 T2, इक्वेशन 4 लिख देता हूं मैं इसको। थर्ड इक्वेशन देखिए, थर्ड इक्वेशन है H इक्वल टू हाफ G T स्क्वायर और फोर्थ इक्वेशन आपको मिल गया H इक्वल टू हाफ G T1 T2। अब इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से, फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, हाफ ये हाफ G T1 T2 इक्वल टू हो जाएगा हाफ G T स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाफ G T1 T2, हाफ G T स्क्वायर इक्वल टू हाफ G T1 T2, हाफ G से हाफ G घट जाएगा, T स्क्वायर इक्वल टू T1 T2, T इक्वल टू अंडर रूट T1 T2। क्वेश्चंस में जो प्रूव कराया था वो प्रूव हो चुका है, यानी इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि H ऊंचाई पर यदि किसी पिंड को एक वेग से वर्टिकली ऊपर की ओर वर्टिकली अपवर्ड प्रक्षेपित किया जाता है और उसी वेग से वर्टिकली डाउनवर्ड प्रक्षेपित किया जाता है तो फ्री फॉलिंग कंडीशन में लिया गया समय उन दोनों समयों के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं अभी। आइए सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है, अब पहले सेकंड क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है H ऊंचाई की कोई मीनार है, H ऊंचाई की कोई मीनार है, ये A एंड B, जिसकी ऊंचाई है 200 मीटर, 200 मीटर ऊंचाई की मीनार है ये, 200 मीटर। किसी पिंड को इसके आधार से 50 मीटर पर सेकंड के वेग से वर्टिकली अपवर्ड, 50 मीटर पर सेकंड के वेग से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है और सेम एग्जैक्ट टाइम पर उसी समय ऊपर से एक पिंड को फ्री फॉलिंग कंडीशन में नीचे की ओर छोड़ दिया जाता है, यानी इस समय जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी 0। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये कब मिलेंगे, यानी टाइम पूछा जा रहा है और कहां पर मिलेंगे, जमीन से ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर ये दोनों पिंड आपस में टकराएंगे यानी मिलेंगे। तो दो चीज आपको निकालनी है, एक तो टाइम निकालना है क्या होगा और एक जमीन से हाइट निकालनी है कितनी ऊंचाई पर ये मिलेंगे। मान लीजिए यहाँ H ऊंचाई पर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, यहां जाकर जो है ये दोनों आपस में टकराएंगे, ये दोनों आपस में यहां पर टकराते हैं। तो इस इक्वेशन के लिए ये जो पिंड है फ्री फॉलिंग कंडीशन में जो ऊपर से नीचे की ओर मोशन कर रहा है, इसके लिए हम इक्वेशन लगाते हैं H इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर से। जब फ्री फॉलिंग का ये इसके मोशन ऑफ इक्वेशंस हैं, इनकी डिफरेंट फॉर्म्स प्रीवियस वीडियो में आपको बताई थी।
जब वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन होती है तो किस तरह से इन इक्वेशंस के जो स्वरूप हैं किस तरह से चेंज होते हैं। जब फ्री फॉलिंग कंडीशन होगी, जो इनिशियल वेलोसिटी है 0 होगी, तो h इक्वल टू हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन ये जो पिंड हैं सी पॉइंट पर टकरा रहे हैं, ये जो फ्री फॉलिंग कंडीशन में जो मोशन कर रहा है, इसको ये केवल ये दूरी तय करनी होगी। यानी ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर ऊंचाई मीनार की, जिसमें से h मीटर ऊंचाई जो नीचे से 50 मीटर पर सेकंड के वेग से जो थ्रो किया जा रहा है, h मीटर ऊंचाई ये कवर करेगा। और इसको कवर करने के लिए जो डिस्टेंस मिलेगी यानी जो हाइट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 200 में से h को हटा दिया जाए तो ये हमें मिल जाएगी। यानी इस जो फ्री फॉलिंग कंडीशन में जो मोशन कर रहा है उसके लिए डिस्टेंस कवर जो होगी वो h न होकर कितनी होगी, h न होकर कितनी हो जाएगी, 200 माइनस h। इक्वेशन फर्स्ट। अब नीचे से जो ऊपर की ओर मूव कर रहा है, जो मोशन कर रहा है नीचे से ऊपर की ओर, यानी वर्टिकली अपवर्ड जो मोशन कर रहा है, उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। अब इसके लिए ये फॉर्मूला लेते हैं, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब वर्टिकली अपवर्ड जब मोशन करेगा तो उस समय जो ग्रेविटी है उसको आपको नेगेटिव लेना है। तो क्या हो जाएगा, h, ये डिस्टेंस कितनी है, h ही है, इसको मैं यहाँ कैपिटल H लिख देता हूँ। चलिए h है, ये डिस्टेंस जो तय करेगा या हाइट जो तय करेगा वो h है। h इक्वल टू हो जाएगा 200, इनिशियल वेलोसिटी 200 t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ देते हैं बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। 200 माइनस h प्लस h, 200 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, 200t, सॉरी, ये जो इनिशियल वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकंड थी, ये यू कितना था, 50 मीटर पर सेकंड थी। वर्टिकली अपवर्ड जो मोशन हो रही थी उसके लिए यहाँ आएगा 50t, t इज इक्वल टू 200 अपॉन 50, यानी 4 सेकंड में ये दोनों पिंड आपस में टकराएंगे। जमीन से कितनी ऊंचाई पर टकराएंगे, तो ये जो समय आया है t इज इक्वल टू 4 सेकंड, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रखकर ये ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए t इज इक्वल टू 4 सेकंड हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो h इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड में रख दिया 50 इंटू टी कितना है 4 सेकंड इंटू 4 माइनस हाफ जी 9.8 हाफ जी टी स्क्वायर 16, h इक्वल टू 200 माइनस इससे कट गया ये 8 बार 8 64 6 8 9 72 6 78, घटा देते हैं इसमें से 200 में से 78.4 6 1 121.6 मीटर, 121.6 मीटर की जमीन से 121.6 मीटर की ऊंचाई पर ये दोनों आपस में टकराएंगे। देख लेते हैं सही घटाया नहीं घटाया, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गया 1, 9 में 7 गए 2, सही है, 121.6 मीटर की ऊंचाई पर ये आपस में टकराएंगे। और कितने समय बाद, 4 सेकंड पश्चात। ये दूसरा जो क्वेश्चन था ये सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, और जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है जो आपके थंबनेल में इसका इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, थोड़ा सा इसे समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है पहले तो ये समझते हैं। देखिए कोई नल है और इससे पानी की बूंदें टपक रही हैं, और पानी की बूंदें इस तरह से टपक रही हैं कि पहली बूंद टपक कर जैसे ही फर्श पे आती है यानी धरातल पे आती है, धरातल से टच होने वाली होती है, उसी समय से चौथी बूंद टपकती है। इसका मतलब दूसरी और तीसरी बूंद इस पहली और चौथी बूंद के बीच में कहीं ना कहीं है। ये
यहाँ पर और यहाँ पर हमने मान लिया। अब मान लीजिए जल से नल से जो बूंदें टपक रही हैं, पहली बूंद टपक जाती है, उसके बाद दूसरी बूंद जो टपक रही है 5 सेकंड का जो समय अंतराल है उनमें, वही समय अंतराल दूसरी और तीसरी बूंद के बीच का रहेगा, वही समय अंतराल तीसरी और चौथी बूंद के बीच का रहेगा। तो समय अंतराल तो सेम रहेगा। तो पूछ इसमें क्या रहा है कि आपको बताना है, एक तो टाइम आपको बताना है, दूसरा, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, कंफ्यूज कर गया ये थोड़ा सा, ये क्वेश्चन ये है, ये जो चारों बूंदें हैं, पहली बूंद जिस समय फर्श से टच होने वाली है उसी समय चौथी बूंद जो है टपकने वाली है नल से, नल के टेप से। दूसरी और तीसरी बूंद बीच में कहीं ना कहीं है। ये तो निश्चित है, जिस तरह से नल से बूंदें टपक रही हैं उनका जो टाइम इंटरवल ऑफ टाइम है दो बूंदों के बीच का, वो तो सेम रहेगा, ये टाइम टी। लेकिन इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये मान लिया यहां से ये h1 चौथी और तीसरी बूंद के बीच की जो दूरी है वो h1, चौथी और दूसरी बूंद के बीच की दूरी है उसे हमने h2 ले लिया। और ये जो पहली बूंद है जो फर्श से टच हो चुकी है या होने वाली है एग्जैक्ट, उसकी ऊंचाई को हमने, इस ऊंचाई को या इस दूरी को हमने h ले लिया है। ये जो h है ये 2 मीटर है, यानी जो नल है जमीन से 2 मीटर ऊंचा है। तो आपको बताना है h1 एंड h2 हाइट बतानी है, यानी चौथी और तीसरी बूंद के बीच की दूरी बतानी है, चौथी बूंद और दूसरे बूंद के बीच की दूरी बतानी है, धरातल से दूसरी व तीसरी बूंद की ऊंचाई। जब आप h1 h2 निकाल लेंगे तो धरातल से ये जो दूसरी बूंद है और ये तीसरी बूंद है इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। यानी h1 h2 निकालते हो तो इजी हो जाएगा, 2 मीटर में से घटा के निकाल लेंगे। और साथ ही साथ हाँ h1 h2 आपको निकालना है। तो चलिए करते हैं इसको। तो इंटरवल ऑफ टाइम सेम रहेगा, टी 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 है ना, टाइम इंटरवल पहली और दूसरी बूंद के बीच का जो होगा टी, वही दूसरी और तीसरी बूंद के बीच का रहेगा, वही तीसरी और चौथी बूंद के बीच का रहेगा। तो टी जो समय है चौथी और तीसरी बूंद के बीच का है, तो चौथी और पहली बूंद के बीच का जो समय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टी, एंड दिस इज टी आल्सो और दिस इज टी, कितना हो जाएगा 3t। तो इसमें हम लगा देते हैं फॉर्मूला h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से, क्योंकि बूंद जो है नल से टपक रही है, मोशन होगी फ्री फॉलिंग कंडीशन वाली, और उसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। और h कितने मीटर है देखिए, चौथी बूंद के पहली बूंद के लिए h कितना है, यानी 2 मीटर अपनी जो हाइट है उससे वो कवर कर चुकी है, फर्श से छूने वाली है। तो 2 इक्वल टू यू टी पर 0 हो जाएगा, हाफ जी ले लिया हमने 9.8 इंटू टी स्क्वायर। टी कितना आएगा समय, यहां से यहां तक समय कितना है 3t, 3t का स्क्वायर। तो यहां से 9.8 इंटू 9t स्क्वायर इक्वल टू 4, टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4/9 इंटू 9.8, 2 से 2 बार कट गया, 2 से कट जाएगा ये 4.9 बार। टेन लिया है क्या, जी का मान 10 से लेंगे, हाँ जी का मान यहाँ 10 ले लेते हैं। चलिए कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, 10, और यहाँ भी हमने जी का मान 10 ले लिया। 10 इसलिए ले लिया हमने जी की वैल्यू क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहे। 90 स्क्वायर इक्वल टू 4/10, 2 से कट जाएगा ये 5 बार, 2 से 2 बार, टी स्क्वायर बराबर 2/5 इंटू 9, टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2/45। ये जो समय है टी, ये समय नहीं है, पहली बूंद के द्वारा लिया गया समय नहीं है, बल्कि पहली और दूसरी बूंद के बीच का समय है, या कह सकते हैं दूसरी और तीसरी बूंद के बीच का समय है, या कह सकते हो आप तीसरी और चौथी बूंद के बीच का समय है।
अब हम क्या करते हैं, यह जो दूसरी बूंद है इसके लिए फिर से इसी फॉर्मूले को लगाते हैं। तो क्या आएगा, दूसरे बूंद के द्वारा तय की गई जो डिस्टेंस है यानी जो हाइट है वो कितनी है, h2 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ g। अब दूसरी बूंद के द्वारा लिया गया समय कितना देखना, t एंड दिस इज t, t और t कितना 2t आ जाएगा, इसमें हाफ g और 2t का स्क्वायर। तो h2 इज इक्वल टू ut पद क्या होगा, ये जो चारों बूंदें हैं फ्री फॉलिंग कंडीशन को फॉलो करेंगी तो u 0 रहेगा, हाफ g कितना हो गया 10 इंटू 4 टी स्क्वायर। h2 इज इक्वल टू हाफ, 2 से कट गया 10 5 बार, 5 इंटू 4 और टी स्क्वायर कितना है देखना 2/45, टी स्क्वायर की वैल्यू इसमें रख देते हैं इंटू 2/45, 5 से ये कट गया 9 बार, ये आ गया 8/9 मीटर h2। यानी दूसरी जो बूंद है, पहली बूंद ये है, दूसरी जो बूंद है वह 8/9 मीटर, ये नल से 8/9 मीटर की जो डिस्टेंस है उसको कवर कर चुकी है। लेकिन आपको पूछा जा रहा है धरातल से यह दूरी कितनी है, तो 2 मीटर में से यह इस h2 को घटाकर धरातल से दूसरी बूंद की ऊंचाई को निकाल लेंगे। धरातल से दूसरी बूंद की हाइट ऑफ सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम द अर्थ क्या होगी, 2 मीटर में से 8 माइनस के 8/9 को घटाएंगे तो 9 एलसीएम आ जाएगा, 9 दूनी 18, 10/9, ये 1.11 मीटर के लगभग आ जाएगी। यह जो हाइट है धरातल से इस बूंद की 1.11 मीटर आप निकाल चुके हो। अब यही फॉर्मूला इस जो तीसरी वाली बूंद है उसके लिए अप्लाई कर देते हैं, h1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से क्या हो जाएगा, इसके लिए भी वही फ्री फॉलिंग कंडीशन, तो ये ut पद 0 हो जाएगा, h1 इज इक्वल टू हाफ g कितना लिया आपने 10। अब ये जो बूंद है तीसरी वाली जो बूंद है इसके द्वारा तय किया गया जो नीचे की ओर जो हाइट है वो h1 है, कितने समय में, t समय में। तो ये समय जो लिया जाएगा यहाँ t लिया जाएगा केवल t स्क्वायर, तो हाफ 2 से 10 5 बार कट गया, ये आ जाएगा 5 टी स्क्वायर। h1 इज इक्वल टू 5 इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2/45, 2/45, 5 से कट गया 5 9 45, 2/9। ये जो h1 आपको प्राप्त हो रही है ये वाली हाइट है, लेकिन आपको जब इसकी धरातल से जो हाइट थर्ड जो ड्रॉप है उसकी निकालनी है तो 2 मीटर में से इस हाइट को घटा देंगे तो ये हाइट आपको प्राप्त हो जाएगी। क्या निकालनी है, धरातल से तीसरी बूंद, थर्ड ड्रॉप फ्रॉम द अर्थ, क्या निकल के आएगी, 2 में से 2/9 को घटा देंगे, 9 एलसीएम आ जाएगा, 16/9, 16/9, यह आ जाएगा 1.9 का इसमें करेंगे, कितना बचा 7, 70, 9 7 63, 9 7 63, 1.77 मीटर के लगभग आ जाएगा, 1 सेकेंड, 9 7 63, फिर 7 बचा, 9 7 63, 1.77 मीटर के लगभग आ जाएगा। जो थर्ड ड्रॉप है उसकी धरातल से ये हाइट आ जाएगी 1.77 मीटर के लगभग। लेकिन इसमें इन सभी बूंदों के बीच में टाइम इंटरवल सेम है, बावजूद उसके देखिए पहली बूंद जो है ये दूसरी बूंद की धरातल से ऊंचाई आ रही है 1.11 मीटर और तीसरी बूंद की धरातल से ऊंचाई आ रही है 1.77 या 1.8 मीटर, 1.8 मीटर के लगभग। ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की वह सेम नहीं है, क्योंकि इनके ये 1.11 मीटर हो गया और इस डिस्टेंस को निकालना है तो 1.77 से 1.11 मीटर को घटाएंगे तो ये डिस्टेंस कुछ कम आ रही है। अब इसको आपको पता करना है, यू हैव टू
फाइंड इट। इसका क्या रीजन है कि इंटरवल ऑफ टाइम जो लगातार बूंदे हैं उनका सेम है, बावजूद उसके उनके बीच की जो डिस्टेंस है वह सेम नहीं है। कमेंट में आप बताएंगे या आपको क्लास में पूछा जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो ग्राफ का है, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं अब। ये थर्ड से हटा देते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन समझने के बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो, कम से कम 2 बार उस क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बाद उसे सॉल्व करना आरंभ करें, तो काफी कुछ हद तक समझ में आ जाता है और सॉल्व करने में आसानी रहती है। तो ये क्वेश्चन देखिए। इसमें एक कार और एक स्कूटर का ग्राफ दे रखा है। मेरे ख्याल से वीडियो में सही दिख रहा होगा। सही दिख रहा है? चलिए, एक स्कूटर और एक कार का ये ग्राफ दे रखा है। एक्स एक्सिस पर समय को लिया गया सेकंड में, और टाइम ऑफ इंटरवल 3-3 सेकंड का हमने रखा है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। और जो स्पीड है वो उसे बाई एक्सिस पर लिया गया है 20, 40, 60 मीटर पर सेकंड में। ये जो ग्राफ है ये स्कूटर का ग्राफ है, और यह जो ग्राफ है कार का ग्राफ है। कार के ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि जिस समय टाइम 0 है उस समय कार की चाल 40 मीटर पर सेकंड एक कांस्टेंट स्पीड से ये मूव कर रही है। कार की जो चाल है 40 मीटर पर सेकंड है, और उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है। एक कांस्टेंट स्पीड से कार जो है अपनी गति को बनाए हुए है। लेकिन जब स्कूटर की बात करते हैं तो टाइम t=0 से आरंभ हो रहा है, और उसकी इनिशियल जो स्पीड है वह भी 0 है, क्योंकि यह जो पॉइंट है ओरिजिन पॉइंट होते हैं, या एक्स एक्सिस पे आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लो या बाई एक्सिस पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लो, इस पॉइंट पे दोनों 0 रहेंगे। तो t=0 पर u=0 से स्कूटर का जो ग्राफ है वो आरंभ हो रहा है, और उसकी स्पीड बढ़ती ही जा रही है। कहां तक बढ़ रही है? 18 सेकंड तक। ये देखिए 18 सेकंड तक इसकी स्पीड में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ के जो वीडियोज हमने पहले बनाए थे उसमें आपको स्पष्ट बताया था, जब भी ग्राफ समय और चाल के बीच दे रखा हो और स्ट्रेट लाइन हो, इंक्लाइंड हो, थीटा एंगल पर झुकी हुई हो, तो जो एक्सीलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, स्थिर त्वरण से गतिशील रहती है। और त्वरण निकालने के लिए क्या करते हैं उस समय? tan थीटा। यदि ग्राफ समय और चाल के बीच दे रखा है तो जो स्लोप है यानी tan थीटा है वो एक्सीलरेशन को प्रदर्शित करेगा। यदि ग्राफ समय और दूरी के बीच दे रखा है तो tan थीटा स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। पहले वाले जो वीडियो है उसमें स्पष्ट रूप से ये समझा के आपको बताया गया था। अच्छा चलिए, इसमें पूछ क्या रहा है? 18 सेकंड में कार और स्कूटर की दूरी में अंतर। तो पहला क्या पूछ रहा है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 18 सेकंड में कार व स्कूटर की डिस्टेंस में डिफरेंस कैसे निकालोगे? 18 सेकंड में कार के द्वारा चली गई दूरी, 18 सेकंड में स्कूटर के द्वारा चली गई दूरी। जो जिसने डिस्टेंस ज्यादा कवर की है उसमें से दूसरा जो व्हीकल है उसकी डिस्टेंस को घटा के जो डिस्टेंस डिफरेंस है वो आप ज्ञात कर सकते हो। दूसरा एक चीज और हमने ग्राफ में बताई थी, जब ग्राफ समय और चाल के बीच दे रखा हो तो डिस्टेंस निकालने के लिए ग्राफ के नीचे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करके आप डिस्टेंस को इजीली ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए 18 सेकंड में इसकी स्पीड जो है, स्कूटर की जो स्पीड है वो कहाँ हो गई? 60 मीटर पर सेकंड हो जाती है। और यह जो कार है एक कांस्टेंट स्पीड यानी 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गतिमान है। तो 18 सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 18 सेकंड। तो ग्राफ के नीचे देखिए कार का जो ग्राफ है वो क्या है 18 सेकंड के लिए, यहां से लेकर और यहां तक ये 18 सेकंड के लिए ये ग्राफ हो रहा है कार का।
तो ये जो ग्राफ है इसके नीचे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करके आप कार के द्वारा चली गई डिस्टेंस जो कवर की गई है उसे आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां से इसको लेते हैं 18 गुणा, ये कितनी होगी चौड़ाई 40, 720 मीटर। 18 सेकंड में कार के द्वारा चली गई दूरी होगी 720 मीटर, जबकि स्कूटर के द्वारा, स्कूटर 18 सेकंड में कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा। स्कूटर का ग्राफ 18 सेकंड में देखिए ये 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड को प्राप्त कर लेता है स्कूटर। जब 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड को प्राप्त कर लेता है, ये स्कूटर का ग्राफ है यहां तक। तो इस ग्राफ के नीचे गिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया 18 सेकंड पर। तो ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 18 इंटू हाइट क्या है इसकी 60, 9 9 54 540 मीटर। कार के द्वारा चली गई दूरी है 720 मीटर 18 सेकंड में, जबकि स्कूटर के द्वारा चली गई दूरी है 540 मीटर। तो डिस्टेंस डिफरेंस क्या आ जाएगा इनका, कार और स्कूटर का जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो क्या कैसे निकालेंगे, 720 में से 540 को घटाकर, 0 में से 0 हुई तो 0, 12 में से 4 गया तो 8, 6 में से 5 गया तो 1, 180 मीटर का डिस्टेंस में डिफरेंस है। यानी कि कार जो है 18 सेकंड में स्कूटर से अभी 180 मीटर आगे है। दूसरा क्वेश्चन है, यह अंतर कितने समय में शून्य होगा, यह अंतर कितने समय में शून्य होगा। अंतर को शून्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो स्कूटर है कितना पीछे है इससे, 180 मीटर पीछे है। और 18 सेकंड पर जाके देखिए कार तो कांस्टेंट स्पीड से चली रही है, उसमें तो कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन उसका 0 है। लेकिन 18 सेकंड पर जाकर स्कूटर की भी स्पीड कांस्टेंट हो रही है। देखिए यहां से अब ग्राफ जो स्लोप है वो 0 हो रहा है, स्लोप जो है 0 हो रहा है, यानी tan थीटा इक्वल टू 0 है। एक्सीलरेशन क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। कांस्टेंट स्पीड से स्कूटर गति कर रहा है। 18 सेकंड पर आकर इसकी स्पीड हो जाती है 60 मीटर पर सेकंड। अब 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्कूटर गतिशील है, जबकि 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार गतिशील है। अब स्कूटर जो डिस्टेंस को कवर करेगा वो किस स्पीड से कवर करेगा, स्कूटर की जो चाल है कार के सापेक्ष 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। कार के सापेक्ष स्कूटर की चाल, स्कूटर की चाल कितनी है 60, एक ही दिशा में चल रहे हैं दोनों। कार की चाल कितनी है 40, यानी 20 मीटर पर सेकंड। यदि दोनों सेम स्पीड से चल रहे होते तो डिस्टेंस जो भी है वो हमेशा सेम ही बनी रहती। अगर जैसे ही पिछले वाले की स्पीड बढ़ेगी, जितनी भी स्पीड बढ़े, 1 मीटर पर सेकंड बढ़े तो 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इस दूरी को कवर करेगा। लेकिन स्पीड बढ़ कितनी है इसकी, कितनी एक्स्ट्रा है, बढ़ नहीं रही है, एक्स्ट्रा कितनी है इसकी, कार से 20 मीटर पर सेकंड है। तो यह 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इस गैप को कवर करेगा। गैप कितना है डिस्टेंस का, 180 मीटर। तो यह अंतर कितने समय में पूरा होगा, अंतर शून्य करने के लिए, या कह सकते हैं स्कूटर को कार को पकड़ने के लिए लिया गया समय, अंतर शून्य करने के लिए कितनी डिस्टेंस को कवर करना है, 180 मीटर को, और कितनी स्पीड से कवर करना है, 20 मीटर पर सेकंड से, 9 सेकंड। 9 सेकंड में जो स्कूटर है इसी 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार को पकड़ लेगा। थर्ड क्वेश्चन है उसमें, उस समय कार व स्कूटर कितने दूर होंगे। तो देखिए 18 सेकंड में ये यहां पर आ गए। उसके बाद 9 सेकंड और 18 और 9 हो गया 27 सेकंड, यानी यहां पर इस 27 सेकंड पर ये दोनों बराबर दूरी पर होंगे। बराबर दूरी का मतलब हो गया कितनी दूरी कवर कर लेंगे ये, 9 सेकंड में, यानी 9 सेकंड में चली गई दूरी और निकालना। चलिए वो पूछ नहीं रहा है, उसके बारे में जिक्र नहीं करते हैं। तो 18 सेकंड तो ये पहले से चल चुके हैं यहां तक।
अब 9 सेकंड और चलेंगे यानी 27 सेकंड में दोनों कहां पर होंगे, यानी कितनी दूरी दोनों कवर कर चुके होंगे 27 सेकंड में। तो क्योंकि 27वें सेकंड में दोनों बराबर पर हैं, किसी एक की दूरी निकाल लीजिए, वो दूसरे की भी दूरी होगी। तो 18 + 9 यानी 27 सेकंड में। अब कार के द्वारा निकाल लीजिए या स्कूटर के द्वारा चली गई दूरी निकाल दीजिए, दोनों बराबर आएंगे। 18 9 27 सेकंड में चली गई दूरी। कार की निकाल लें, चलिए कार की निकाल लीजिए, कांस्टेंट स्पीड है शुरू से ही उसकी। 27 सेकंड में क्या होगा, ग्राफ के नीचे गिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये 27 सेकंड यहां आ गया। अब ये रेक्टेंगल का काम कर रहा है, लंबाई जिसकी 27 है, कितना आएगा 27 गुणा चौड़ाई कितनी है 40, 40 4 7 28, 4 दूनी 8 हो तो 10, 0 1080 मीटर। यानी 27 सेकंड में ये 1080 मीटर डिस्टेंस को दोनों कवर कर लेंगे, और 1080 मीटर भी डिस्टेंस वही होगी जहां पर ये दोनों जाकर मिल जाएंगे। ये ग्राफ का चौथा क्वेश्चन हो चुका है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। टाइम क्या हो गया अब से, वीडियो का टाइम पूछ रहा हूं, टाइम अभी काफी। ये देखिए पांचवा क्वेश्चन है। स्टूडेंट पहले क्वेश्चन को समझते हैं और ग्राफ देखकर क्वेश्चन समझ में भी आ रहा है। एक्स एक्सिस पर टाइम लिया गया है और वाई एक्सिस पर चाल ली गई है मीटर पर सेकंड में। यहां ये देखते हैं 0 5 और 10, टाइम ऑफ इंटरवल 5-5 सेकंड का है। ये जो ग्राफ है 0 से आरंभ हो रहा है, यानी टाइम भी यहां पर 0 है और स्पीड भी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। पांच सेकंड में ये देखिए ये ग्राफ चल रहा है, 5 सेकंड में अपनी मैक्सिमम जो वेलोसिटी है यानी जो स्पीड है 12 मीटर पर सेकंड प्राप्त कर लेता है। और उसके बाद जैसे ही टाइम आगे बढ़ता है तो स्पीड इसकी कम होने लगती है और 10 सेकंड पर जाकर इसकी स्पीड कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। तो ये पूछ रहा है नंबर 1, t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकंड तक चली गई दूरी और औसत चाल। t बराबर 0 सेकंड से 10 सेकंड तक चली गई दूरी। तो ग्राफ अभी वही जो बताया था आपको, जब ग्राफ समय और चाल के बीच दे रखा हो और दूरी निकालनी हो तो ग्राफ के नीचे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर आसानी से दूरी को आप पता कर सकते हैं। तो t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकंड तक ट्रेवल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, t बराबर 0 से 5 सेकंड तक आए और 5 से ये 10 सेकंड तक, यानी ग्राफ कौन सा हो गया, ये वाला पूरा, ये और ये। तो ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, 1/2 बेस कितना है 10 इंटू हाइट कितनी है 12, ये 12 है, 2 पंजे 10, 60 मीटर। यानी 10 सेकंड में यह 60 मीटर की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि ये टाइम एंड स्पीड का ग्राफ दे रखा है तो 10 सेकंड में वह ऑब्जेक्ट अपनी 60 मीटर की डिस्टेंस को कवर करेगी। अब औसत चाल इस समय क्या होगी, t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकंड तक औसत चाल क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी तय की है ये आप निकाल चुके हो 10 सेकंड में 60 मीटर, और कुल समय कितना लग रहा है समय 10 सेकंड। तो चाल औसत चाल कितनी आई 6 मीटर पर सेकंड। t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकंड तक दूरी और औसत चाल हम ज्ञात कर चुके हैं। अब इसके बाद t बराबर 2 से t बराबर 6 सेकंड तक, इसे समझना है आपको सही तरह से, अभी है स्पेस। t बराबर 2 से t बराबर 6 सेकंड तक औसत चाल क्या होगी, मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दूं यहां पर, तो यहाँ 2.5 और यहाँ आ जाएगा 7.5 के लगभग, और 2 सेकंड के लगभग यहाँ आएगा। तो इस समय देखना इसकी जो स्पीड है वो यहाँ पर है, तो 2 सेकंड पर इसकी स्पीड क्या हुई एग्जैक्ट, पहले तो हमें वो पता करना है। अच्छा एक चीज और है, यदि मैं इसको A पॉइंट नाम दे देता हूं,
तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं ओ से ए तक जो ग्राफ है टाइम और स्पीड के बीच, कैसा ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइंड है लेकिन स्ट्रेट लाइन है। तो 0 से लेकर 5 सेकंड तक इसका जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, लेकिन किस तरह से इंक्रीज हो रही है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ। अब देखिए t बराबर t इक्वल टू 2 सेकंड से लेकर 6 सेकंड तक क्या करते हैं? 2 सेकंड पर हम इसकी पहले वेलोसिटी निकालते हैं, क्या होगी? क्या करें? u इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। देखिए यहां से आरंभ कर रहा है t बराबर 0 से और वेलोसिटी भी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है और टाइम यानी 2 सेकंड पश्चात आपकी इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? पहले एक्सीलरेशन निकाल लें। एक्सीलरेशन कितना है? 0 से 5 सेकंड तक, 0 to 5 सेकंड। एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, a इज इक्वल टू v। चलिए उसे छोड़ते हैं अभी। क्या निकालनी है हमें? वेलोसिटी निकालनी है 0 माइनस 5। हाँ सही है। एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं 0 से लेकर 5 सेकंड तक। v कितना हो जाएगा? यहाँ पे 12 मीटर पर सेकंड है। 5 सेकंड पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है? 12 मीटर पर सेकंड। 12 माइनस, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? यहाँ पे 0, और यहां से यहां तक टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम कितना है? 5 सेकंड। 12/5 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, स्थिर त्वरण से O से A तक हम क्या कहेंगे? 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के स्थिर त्वरण से, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से यह गतिशील है। यानी 2.4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसका जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो एक्सीलरेशन आ गया। अब निकाल सकते हैं हम 2 सेकंड पर इसकी स्पीड क्या होगी? u हो गया, t हो गया और a आ गया। तो v इज इक्वल टू u प्लस at से v इज इक्वल टू u आपका 0 है, a कितना आया? 2.4 और टाइम कितना है? 2 सेकंड। तो b बराबर आ जाएगा 4.8 मीटर पर सेकंड। यानी 2 सेकंड पर जब पहुंचेगी तो इस समय इसकी स्पीड होगी 4.8 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड पर हम इसकी स्पीड को ज्ञात कर चुके हैं। अब इसको 2 सेकंड के पश्चात, यहां 2 सेकंड के पश्चात यहां ए तक पहुंचने में, यानी 12 मीटर पर सेकंड इसका वेग होने में 3 सेकंड और लगेंगे। यानी ये 5 सेकंड के लिए ग्राफ है, 5 सेकंड पर वेग हो जाता है, इसका स्पीड हो जाती है 12 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड पर इसकी स्पीड है 4.8 मीटर पर सेकंड और 5 सेकंड पर इसकी स्पीड हो जाती है 12 मीटर पर सेकंड। तो 2 सेकंड से 3 सेकंड तक चली गई दूरी, 3 सेकंड में तय की गई दूरी। इसको आपको इसकी जो है 2 सेकंड पर जो स्पीड है v इक्वल टू 4.8 मीटर पर सेकंड, ये यहां पर इनिशियल वेलोसिटी का कार्य करेगी। जो हमने v लिखा है ये इनिशियल वेलोसिटी का कार्य करेगी, और यहां पर जो 12 मीटर पर सेकंड स्पीड है ये फाइनल वेलोसिटी का कार्य करेगी 2 से 5 सेकंड के लिए। और टाइम जो होगा 2 से 5 सेकंड के बीच में कितना समय होगा? 3 सेकंड। तो इससे निकाल सकते हो आप s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। अब मैं v को u2 लिख दे रहा हूं, यानी 2 सेकंड पर इसकी स्पीड। यहां u2 लिख देते हैं इसको। v स्क्वायर, इसको जो है क्या निकालना है हमको? कवर डिस्टेंस। v स्क्वायर इक्वल टू, इसी से निकालना है s इक्वल टू ut, s इक्वल टू u2, t है a है, सही है, इसी से निकल आएगा। u2 कितना है? 4.8 इंटू t 3 सेकेंड प्लस हाफ, तुरंत आया आपका 2.4 इंटू टी का स्क्वायर हो जाएगा 9। s इक्वल टू आ जाएगा 3/8 24 हासिल 2, 3 चौके 12 13 14 प्लस 2 से कट गया ये 1.2 बार नंबर 108 10.8। s इक्वल टू आ जाएगा 8 4 12 का 2 हासिल 1 24 और 1 25 25.2 मीटर। इन 3 सेकंडों में 2 से लेकर 5 सेकंड तक
इसके द्वारा तय की गई दूरी के लिए हमने क्या किया, पहले 2 सेकंड पर हमने इसकी स्पीड निकाली है, जो स्पीड निकल कर आई है 4.8 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड पर हमें इसकी स्पीड पता है 12 मीटर पर सेकंड। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, लेकिन इसमें आपको फाइनल वेलोसिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन आपको पता है 2.4 की वैल्यू रख के इस 30 सेकंड में चली गई दूरी हमने इसकी निकाल ली है। लेकिन अभी हमने 2 से और 5 सेकंड तक चली गई दूरी को निकाला है, केवल t बराबर 6 सेकंड तक चली गई दूरी निकालनी है। तो क्या करेंगे, अगली सेकंड में 5 से 6 सेकंड के लिए इसका एक्सेलरेशन किस में काम कर रहा है, रिटार्डेशन में, यानी स्पीड कम हो रही है। तो यहां ए से लेकर और ये 10 वाला जो पॉइंट है, ये जो स्लोप है इसका, ये भी कांस्टेंट रिटार्डेशन को प्रदर्शित कर रहा है। एक स्ट्रेट और इंक्लाइन लाइन है, तो यहां 5 से 10 सेकंड तक जो एक्सीलरेशन होगा वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन का कार्य करेगा, कांस्टेंट रिटार्डेशन का कार्य करेगा, और 5 से 6 सेकंड के लिए भी वही होगा। तो पहले ये स्लोप में हम ए निकाल लेते हैं, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बटे टी से। ए इज इक्वल टू, यहां जो वेलोसिटी है 0 हो जाएगी 10 सेकंड पर, 0 माइनस, और यहां जो वेलोसिटी है कितनी है 12, 0 माइनस 12 अपॉन, टाइम हो जाएगा यहाँ 10 सेकंड और यहाँ 5 सेकंड है, तो 5 से 10 सेकंड तक जो टाइम होगा 10 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ वेलोसिटी आपको पता ही है, ये जो वेलोसिटी है 5 से 6 सेकंड के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी का कार्य करेगी 12 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक वेग का। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। 5 से 6 सेकंड में समय कितना हो गया, केवल 1 सेकंड, टी बराबर कितना होगा 1 सेकंड के लिए। चली गई दूरी निकाल रहे हैं हम, एस इक्वल टू यू कितना है 12, इनिशियल वेलोसिटी 12 इंटू 1 सेकेंड माइनस रिटार्डेशन क्या दिया जाएगा माइनस में, माइनस 1/2 इंटू 2.4 इंटू 1 का स्क्वायर। एस इज इक्वल टू 12 माइनस 1.2, एस इज इक्वल टू आ जाएगा 10.8, तो 11 10 12 सही है मीटर। यानी 2 से 5 सेकंड तक चली गई दूरी 25.2 मीटर है, और 5 से 6 सेकंड के लिए चली गई दूरी 10.8 मीटर है। तो 2 से 6 सेकंड के लिए चली गई दूरी के लिए क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 25.2 प्लस 10.8 कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 36 मीटर। कितनी दूरी चली जाएगी, 2 से 6 सेकंड में, 2 सेकंड से 6 सेकंड के बीच वस्तु के द्वारा 36 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया जाएगा। औसत चाल क्या होगी, औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, यहां ले लेते हैं औसत चाल, एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी चली है 36, और टोटल टाइम कितना लिया गया 2 से 6 तक 4 सेकंड। 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एवरेज स्पीड से यह जो है गति करेगी। ये 5 क्वेश्चन थे स्टूडेंट, ये कंप्लीट हो चुके हैं आपके। हेलो, तो स्टूडेंट ये कंप्लीट हो चुके हैं आपके 5 क्वेश्चंस। अगले वीडियो में, अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें फिर से कुछ क्वेश्चंस लेकर आपके सामने होंगे इसी से रिलेटेड। तब तक के लिए हमारे जो आने वाले वीडियो उनको देखते रहेंगे। थैंक यू।